हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बात करेंगे साइंस का 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देख लें। तो इस क्लास में हम लोग खास क्या करने वाले हैं कि 1000 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, साथ में ऑप्शन पर भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग ऑप्शन पर जब चर्चा करते हैं तो एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो इसी प्रकार से जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग 4000 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई नहीं है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शक्ति बराबर होती क्या है। तो शक्ति बराबर जो होती है सो कार्य बटा समय होती है। शक्ति का फॉर्मूला होती है कार्य बटा समय होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होती है। तो कार्य का एसआई मात्रक जो होती है सो जूल होती है और समय का एसआई मात्रक जो होती है सो सेकेंड होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जूल बटा सेकेंड यहाँ पे दिया गया है, तो ये इसका सही मात्रक है। और शक्ति जो होती है सो शक्ति का ही मात्रक होती है। वाट जो होती है सो शक्ति के मात्रक होती है। तो इसमें कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी, क्योंकि यह शक्ति की इकाई नहीं है। तो किलोवाट घंटा से क्या पूछ सकता है, तो किलोवाट घंटा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको संक्षिप्त जो करते हैं किलोवाट घंटा सो किससे करते हैं, तो KWH से करते हैं। किससे करते हैं, KWH से। और किलोवाट घंटा जो है सो क्या है, ऊर्जा का एक मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ होती है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होती है। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होती है सो ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध जो है सो क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग समझते हैं थोड़ा डिटेल में। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, चलिए ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं। और प्रतिरोध जो है सो वो क्या है, तो प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट कौन उत्पन्न करता है, तो प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, यानी कि प्रतिरोध को जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, तो आर से करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होती है सो वाट होती है। तो ठीक इसी प्रकार से न्यूटन किसका होती है, तो बल का एसआई मात्रक जो होती है सो न्यूटन होती है। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होती है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सकते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होती है वो वाट होती है। तो विद्युत शक्ति क्या है, तो विद्युत शक्ति जो से क्या है यहाँ पे समझते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा खर्चा होती है, जिस दर से विद्युत ऊर्जा खर्चा होती है उसी को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होती है, वाट होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है सो क्या है, ओम है। और ओम को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो थोड़ा डिटेल यानी कि ऑप्शन समझ लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन पे भी डिस्कस करने की बात बोले थे। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाती है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम हो जाती है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होती है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है। तो रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक जो होती है सो बेकुरल होती है। क्या होती है, बेकुरल होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा कुछ डिस्कस के बारे में कि कौन सा एक बेसिक जो आधारित होती है, यानी कि बेसिक राशि होती है, उसको किस में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो होती है सो बेकुरल होती है। तो कुछ मूल भौतिक राशियाँ होती है और उनका मात्रक होती है जिसे बेसिक कहते हैं। ये राशि जो मात्रक ये दिया है क्या है, ये बेसिक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि
लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? तो लंबाई हम लोग मापते हैं सो किससे मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो मीटर का चिन्ह जो से किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से करते हैं। द्रव्यमान को हम लोग वजन करते हैं तो किस में मापते हैं? तो किलोग्राम में। तो इसका किससे डिनोट करते हैं? केजी से, यानी कि किलोग्राम के किससे प्रदर्शित करते हैं? केजी से करते हैं। समय का सेकेंड से, तो ऐसे इसको डिनोट करते हैं। और विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होती है सो एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। तो चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होती है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होती है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होती है। तो पदार्थ की मात्रा की एसआई मात्रक क्या होती है? तो पदार्थ की मात्रा की एसआई मात्रक जो होती है सो मोल होती है। तो ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक क्या होती है? तो ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक जो होती है सो कैंडला होती है। ये सब क्या है? बेसिक यूनिट है। क्या है? बेसिक यूनिट है। यही यूनिट के अनुसार से, यानी कि यदि ये आपको याद है तो इसके अनुसार से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष देश की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है सो दूरी की इकाई है। किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो प्रकाश वर्ष का उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुत दूरी लंबी मापने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो प्रकाश वर्ष का किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी होती है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होती है सो 9.46 × 10⁻15 होती है, एक प्रकाश वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है सो पार्सेक को कहा जाता है। तो एक पार्सेक बराबर कितना होती है? तो एक पार्सेक बराबर 3.226 होती है। यानी कि एक पार्सेक बराबर पूछेगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। लेकिन पार्सेक बराबर ये दिया रहेगा या तो फिर इतना दिया रहेगा 3.08 × 10⁻16 मीटर, या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा। दोनों में से एक ऑप्शन में दिया रहेगा कि एक पार्सेक बराबर कितना होती है। तो या तो दिया रहेगा 3.26 प्रकाश वर्ष, या तो दिया रहेगा 3.08 × 10⁻16 मीटर, ये दिया रहेगा। दोनों में से एक दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड द्वारा लगाए गए बल, किसी पिंड द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन जैसे अनेक बेसिक तौर पर पूछा जाता है यूनिट में, एसआई मात्रक पर, फॉर्मूला पे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कार्य बराबर होती क्या है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्य की इकाई कौन सी नहीं है? तो कार्य बराबर जो होती है सो बल गुने क्या होती है? बल गुने बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की दूरी। बल बराबर बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की दूरी। किसके द्वारा? पिंड द्वारा तय की दूरी। तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो यहाँ हम लोग इस प्रकार से उसको डिनोट करते हैं, कार्य बराबर बल × डी, यानी कि बल क्या हो जाता है? कार्य बराबर बल गुने और बल की दिशा में पिंड की द्वारा तय की गई दूरी। तो इसको दूरी को किससे डिनोट करते हैं? तो डी से डिनोट करते हैं। तो चलिए यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो कार्य को हम लोग वर्क से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं? वर्क से हो गया। और बल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? यानी कि बल का एफ से डिनोट करेंगे। और दूरी को किससे मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वर्क बराबर बल बराबर क्या होता है? एफ होता है। और यहाँ दूरी को किस तरह लिखा? डिस्टेंस से। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर एक प्रकार से ये ऑप्शन जो से सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो से सही हो गया। ठीक, हम एक न्यूटन मीटर बराबर कितना लिख सकते हैं? 1 जूल, यानी कि 1 जूल बराबर जो होती है सो हम 1 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला होती है।
तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जूल भी इसका आंसर जो होगा सो सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि न्यूटन बराबर जो होती है सो क्या क्या होती है। तो न्यूटन बराबर हम लोग और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यहाँ किलोग्राम जो आई है सो यहाँ पे किस फॉर्मेट में आई है। तो न्यूटन बराबर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। न्यूटन बराबर हम लोग और लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर बटा एस स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर। तो जब हम लोग न्यूटन बराबर इतना लिखते हैं और फिर यहाँ क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, चलिए पूरा थोड़ा पीछे जाते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि बल बराबर, थोड़ा सा पीछे जाके समझते हैं क्या समझ रहे थे कि इसका न्यूटन मीटर हो गया और 1 न्यूटन मीटर बराबर हम लोग जूल भी लिख सकते हैं। तो इसका ये भी आंसर सही हो गया, ये भी आंसर सही हो गया। इसमें से क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो कार्य की इकाई कौन सी नहीं है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो वर्क बराबर चल रहे थे, वर्क बराबर से न्यूटन मीटर में चल रहे थे। तो न्यूटन यानी कि 1 न्यूटन बराबर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो 1 न्यूटन बराबर और हम लोग लिख सकते हैं केजी। क्या लिख सकते हैं, केजी लिख सकते हैं, केजी एम बटा एस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ लिखेंगे एन बराबर क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे, एम बटा एस स्क्वायर लिखेंगे, इंटू में फिर मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं तो केजी हो जाएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में या बटा में एस स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो एस पर पावर स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर जो होगा सब किस में हो जाएगा, तो माइनस स्क्वायर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगी, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और माइनस सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या होगा, माइनस सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर यहाँ कौन सी गलत हो जाएगी, ये ऑप्शन नंबर ये जो से यहाँ गलत हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है सो सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि कार्य की इकाई नहीं है। तो कार्य की इकाई जो नहीं से कौन सी है, किलोमीटर, ये यहाँ नहीं है। यहाँ पे हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर और एस पर आने की सेकेंड किस में है, माइनस स्क्वायर में है। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी बात ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। यहाँ सेकेंड जो है यहाँ बटा में दिया है तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका आ गया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा जो से सेकेंड स्क्वायर में दिया गया है। यदि सेकेंड स्क्वायर यदि नीचे नहीं रहता तो फिर यहाँ पे आ जाता, माइनस में आ जाता, इस प्रकार से ये आ जाता। तो इसका आंसर ये हो जाता और ये इसका आंसर ये हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकंड जो है सो किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकंड जो होती है सो आवेश की इकाई होती है। किसका होती है, आवेश की इकाई होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो बनता है ना एसआई यूनिट से, सो बेसिक तौर पर ले जाता है, यानी कि फॉर्मूला बेस पर पूछ लिया जाता है। तो आवेश का एसआई मात्रा क्या होती है, एम्पियर सेकंड होती है। तो चलिए इसका भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है, आवेश की होती है। तो अब थोड़ा समझते हैं कि जो आवेश बराबर होती है वो आवेश बराबर क्या होती है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि धारा बराबर क्या होती है। फॉर्मूला जो होती है सो धारा बराबर क्या होती है, तो धारा बराबर जो होती है सो आवेश बटा क्या होती है, समय होती है। धारा बराबर क्या होती है, आवेश बटा समय होती है। और समय को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो समय को हम लोग डिनोट करते हैं टाइम से, और किससे समय को डिनोट करते हैं एस से। तो आवेश बराबर क्या हो जाती है, तो आवेश क्या होती है। तो सबसे पहले आवेश जो होती है सो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो आवेश की एसआई मात्रक जो होती है सो एम्पियर सेकेंड होती है। तो थोड़ा हम लोग फॉर्मूला याद रखना पड़ता है कि धारा का एसआई मात्रक क्या होती है। तो धारा का एसआई मात्रक जो होती है सो आवेश बटा समय होती है। तो आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो आवेश को हम लोग की से डिनोट करते हैं, और समय को किससे डिनोट करते हैं, तो एस से डिनोट करते हैं। तो धारा जो होती है, धारा का एसआई मात्रक क्या होती है, तो धारा का एसआई मात्रक जो होती है सो एम्पियर होती है। क्या होती है, धारा को जो एसआई मात्रक जो होती है सो एम्पियर होती है। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, ये से डिनोट करते हैं। तो एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ आवेश क्या हो जाएगी, कूलम हो जाएगी, और यहाँ के क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि ये किसकी इकाई है, तो यहाँ पे निकालते हैं तो आवेश जो है, आवेश बराबर जो है सो एम्पियर हो गया और सेकंड हो गया। इस प्रकार से इसका इकाई निकल गया। तो इस प्रकार से इकाई निकालने के लिए, एसआई यूनिट्स निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला को याद रखना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो इसे क्या है, विस्थापन की एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है। तो विस्थापन का एसआई यानी दूरी जो हम लोग मापते हैं सो किस में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विस्थापन की एसआई मात्रक जो होती है सो मीटर होती है। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछाता है कि विस्थापन किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा अपने प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन जो से क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है। क्वेश्चन पूछा जाता है सदिश राशि और अदिश राशि, ये भी चैप्टर है, ये सब क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो विस्थापन जो है सो एक प्रकार की सदिश राशि है। अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट जो होती है सो क्या होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक जो होती है सो क्या होती है, वेबर होती है। क्या होती है, वेबर होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, तो वेबर होती है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि थोड़ा सा जो ऑप्शन में दिया गया है और क्या क्या ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है कि जब चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक वेबर होती है तो दाब का एसआई मात्रक क्या होती है, तो दाब का एसआई मात्रक जो होती है सो पास्कल होती है। प्रेरकत्व की एसआई मात्रक क्या होती है, तो हेनरी होती है। और धारिता का एसआई मात्रक क्या होती है, तो धारिता का एसआई मात्रक जो होती है सो फेरड होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। इसमें से ऑप्शन दे दिया गया है कि इनमें से कौन दो भौतिक राशि ऐसी है जिसकी इकाई जो है सो एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं बल और भार जो है ना, बल और भार, इसका एसआई यूनिट जो होती है सो एक होती है, यानी कि सेम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग और देख सकते हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होती है, तो पास्कल होती है। भार हो गया, बल हो गया, और उत्क्षेप बल जो होते हैं ना, उत्क्षेप बल, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्क्षेप बल का एसआई मात्रक क्या होती है, तो न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। भार का एसआई मात्रक क्या होती है, तो न्यूटन होती है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होती है। या फिर क्या होती है, तो किलोग्राम, क्या होती है, किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ये इसका होती है। तो ये तीनों का एसआई मात्रक जो होती है सो एक ही होती है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट्स क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट जो है क्या है, तो एम्पियर है। यानी कि एम्पियर किसका यूनिट है, तो विद्युत धारा की है। क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा जो होती है सो समय में प्रवाहित होने वाला एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होती है, विद्युत धारा जो होती है समय में प्रवाहित होने वाला एसआई मात्रक एम्पियर होती है। आवेश को विद्युत धारा कहते हैं कि इसका किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक विद्युत धारा बराबर जो होती है सो आवेश बटा समय होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल तौर पर आवेश को क्या कहते हैं, तो आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। और एसआई मात्रक जो होती है, यानी कि विद्युत धारा समय में प्रवाहित होने वाले एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होती है। तो अब हम लोग फिजिक्स का 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं केमिस्ट्री की ओर। इसी प्रकार से हम लोग 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और 30 क्वेश्चन को जब ऑप्शन के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 120 क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, तो केमिस्ट्री में तो यदि आप साइंस में 20 में से 20 एएलपी में लाना चाहते हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है केमिस्ट्री में से कि किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होती है। तो आकर्षण बल अधिकतम जो होती है सो किसके अणुओं के बीच होती है, तो ठोस अणुओं के बीच होती है। किसके बीच होती है,
ठोस अणुओं के बीच जो होती है सो अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होती है सो क्या होती है, अधिकतम होती है। तो ठोस में अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ठोस जो होती है सो पदार्थ की एक अवस्था है, यानी कि डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शन को। ठोस जो है सो पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति यानी कि आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रतिरोध यानी विरोध के गुण पर आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थ में उच्च अंग मापक और अपरूपता मापक होता है। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होती है सो अधिक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठोस के बीच अणुओं का आकर्षण बल जो होती है सो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है विसरण यानी कि किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। तो विसरण जो अत्यधिक तीव्रता से जो होती है वो किसमें होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गैस में अधिक होती है, गैस में जो होती है सो अधिक होती है। तो हम लोग 473 नंबर का क्वेश्चन में देख रहे थे कि अणुओं के बीच आकर्षण बल जो अधिकतम जो होती है सो किस में होती है, ठोस में होती है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अणुओं की आकर्षण बल कम यानी न्यूनतम किस में होती है, न्यूनतम पूछेगा कि न्यूनतम किस में होती है, तो न्यूनतम गैस में होती है। न्यूनतम पूछे तो गैस के साथ आंसर लगाना है और अधिकतम पूछे तो ठोस का साथ आंसर लगाना है। वो विसरण अत्यधिक तीव्र से किस में होती है, तो विसरण जो अधिक से जो अधिक होती है वो गैस में होती है। किस में होती है, गैस में होती है। और इसमें से क्या पूछ रहा है कि यदि न्यूनतम तीव्रता से पूछे यानी कि कम से कम में, तो ठोस में इसका आंसर होगा। क्या होगा, ठोस में। जब न्यूनतम में पूछेगा, किस में पूछेगा, न्यूनतम में पूछेगा तब इसका आंसर ठोस में होगा, और अधिकतम में पूछेगा तब इसका आंसर गैस में होगा। अगला क्वेश्चन है एक शुद्ध पदार्थ होता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बोल रहा है कि एक शुद्ध पदार्थ होता है। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है एक प्रकार से सो मीथेन जो है एक शुद्ध पदार्थ होता है। क्वेश्चन किस टाइप से और पूछ सकता है मीथेन से, या पृथ्वी के सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में जो पाई जाती है सो कौन सी पाई जाती है, तो मीथेन पाई जाती है। या दलदली भूमि में भी मिलती है। क्वेश्चन पूछेगा कि दलदली भूमि में मिलता है तो मीथेन गैस मिलता है, और इसलिए मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि दलदली क्षेत्र में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण जो है यानी कि विषमांगी मिश्रण इनमें से कौन सी है, तो दूध जो है एक प्रकार से विषमांगी मिश्रण है। अब समझते हैं कि विषमांगी मिश्रण दूध है वो किस प्रकार से है। तो विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होती है जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थ के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। तो इसका क्या होता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होती है जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थ का संगठन जो होती है सो विभिन्न गुणधर्म के यानी कि विभिन्न गुणधर्म के होते हैं और एक जैसा नहीं होते हैं, उसी को हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि लोहा और गंधक क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। फिर उसमें बालू एवं नमक का मिश्रण क्या हो गया, तो विषमांगी मिश्रण हो गया। ठीक उसी प्रकार से दूध जो है एक प्रकार की विषमांगी मिश्रण है। सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, वह पदार्थ इसमें कौन सी है, सामान्य पदार्थ के जो भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है वो इसमें से क्या कौन सी है, तो कोलाइड पदार्थ जो है वो भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, क्योंकि गैसीय तरल मिट्टी जो है सो भौतिक अवस्था में शामिल है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है या एक रासायनिक मिश्रण है। कोलाइडी पूछेगा तो कोलाइडी क्या है, एक प्रकार के रासायनिक मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है। अगला क्वेश्चन क्या है,
हवा जो है एक प्रकार से क्या है, तो हवा जो है एक प्रकार से तत्व और यौगिकों का मिश्रण है, यानी दोनों है, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण जो है सो हवा है। यह क्वेश्चन जो से एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। वायु जो होती है सो पृथ्वी के वायुमंडल शामिल गैसों में का मिश्रण है। वायु जो है से पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें जो होती है सो निम्न है इस प्रकार से। पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है, तो 78.84% पाई जाती है। ऑक्सीजन पाई जाती है 20.946% पाई जाती है, और आर्गन 0.93% पाई जाती है। नियॉन जो होती है सो 0.0018% पाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखते हैं हीलियम जो होती है सो इस प्रकार से, यानी कि कितना कितना परसेंटेज में वायुमंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह विभाजकीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं, यानी कि उसमें जो कुछ भी कण है वो उसमें घुलेगा नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका अनुसार समझ लेते हैं ऑप्शन के अनुसार कि ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं वह सस्पेंशन कहलाता है। तो अब हम लोग 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी कंप्लीट किए। अब हम लोग बढ़ते हैं बायो की ओर। तो बायो की ओर क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। यह क्वेश्चन जो इसे केमिस्ट्री का ही है, कुछ देर में हम लोग बढ़ेंगे। यह कौन सा नियम मिश्रण का पालन नहीं करता है, तो मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखता है। यह नियम जो से पालन करती है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है कि मिश्रण जो होती है सो अलग अलग पदार्थ की होती है। इसकी भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। मिश्रण को हम लोग भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। इसका संरचना तय है, इसका संरचना तय नहीं है। यही इसका सही आंसर होगा कि इसका संरचना जो है से तय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं ऑप्शन वाला डिस्कस करते हैं कि रासायनिक विज्ञान में वह पदार्थ जो दो से अधिक तत्व यौगिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है वह मिश्रण कहलाता है। मिश्रण का कोई निश्चित संरचना तय नहीं होती है। मिश्रण जो होती है उसका संरचना जो होती है इसे तय नहीं होती है। मिश्रण को सरल आंतरिक विधियों द्वारा फिर उसके प्रारंभिक अवयव में अलग किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थित उसके घटक जो होती है अपने गुणों को सदैव बरकरार रखते हैं, जैसे कि नमक और बालू का मिश्रण हो गया। ये सब क्या होती है, यानी कि एक प्रकार से मिश्रण है, और मिश्रण का संरचना जो होती है सो निश्चित नहीं होती है, यानी कि तय नहीं होती है। तो अब हम लोग बायोलॉजी की ओर आ चुके हैं। जीव विज्ञान की कौन सा शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित करता है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो है आनुवंशिकी, वो वंशानुक्रम के पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो डिस्कस करते हैं ऑप्शन के अनुसार से। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकी का जनक जो कहा जाता है सो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आनुवंशिक शब्द का प्रयोग जो किया था वो वेटसन ने किया था। कब किया था, 1906 में किया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संभारण जो होती है सो आनुवंशिकता कहलाती है। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि आनुवंशिकी जो होती है का उसका जनक जो कौन से माना जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। और आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वेटसन ने किया था, 1906 में किया था।
और ये आनुवांशिकी के कारण ही बच्चे का जो गुण होता है वो अपना माता पिता के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, सब्जियां, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? तो सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस खेती को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉर्टिकल्चर जो होती है सो विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग अनाज हो गया, फूलों हो गया और पौधों को उगाने से लेकर उसका व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल में होने वाले पौधे के वैज्ञानिक तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? एक बांटा गया खाद में और यह बांटा गया है अखाद में। खाद में किस क्या होती है? यानी कि फल हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, और अखाद में क्या हो गया? फूल हो गया और पौधा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि अनाज, फूल और पौधों को उगने से लेकर व्यापार तक का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इटियोलॉजी किसका अध्ययन इटियोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं और सीरोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो किस प्रकार के स्टडी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन पे यानी कि ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग समझ लिए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, किसकी ओर बढ़ते हैं? यानी कि ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो कोशिकाओं का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरोलॉजी किसे कहते हैं? तो सीरम एवं अन्य शारीरिक पदार्थ, तरल पदार्थ के अध्ययन को हम लोग सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को हम लोग इटियोलॉजी कहते हैं। यानी कि रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ में संपूर्ण पदार्थ को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यह रवेदार होती है, जलनुमा होती है, आधा तरल पदार्थ होती है। यह कोशिका का जो होती है सो 70% भाग की रचना करती है। तो सीरोलॉजी किसका अध्ययन करता है? यानी कि शारीरिक तरल पदार्थ को, और सीरम के अध्ययन को हम लोग सीरोलॉजी कहते हैं, और रोगों की पहचान एवं निदान की विवेचना को हम लोग इटियोलॉजी कहते हैं। तो चलो अब हम लोग समझते हैं कि विटिकल्चर क्या है, यानी कि द स्टडी ऑफ विटिकल्चर। तो विटिकल्चर के स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग? तो विटिकल्चर जो होती है, अंगूर की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग समझते हैं कि सब्जी की खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। तो सब्जी की खेती को हम लोग ओलेरीकल्चर कहते हैं। और फूलों की खेती को क्या कहते हैं? तो फ्लोरीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपिग्राफी का अभिप्राय क्या है? तो एपिग्राफी का अभिप्राय जो है से किससे रिलेट करती है? स्टडी, यानी कि शिलालेखों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। यानी शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब शिलालेख का अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं तो कंकाल यानी हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्टेमिक कहते हैं। और मानचित्र का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन जो से एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पंछियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पंछी क्या करती? उड़ती है। तो पंछी का अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो हेप्टोलॉजी क्या कहते हैं? किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्थोमोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर से। तो पंछियों का अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और उभयचर और सरीसृप का अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन को, यानी रेंगने वाले को उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। और आँख का चिकित्सा का अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि आँख का रोग से उपचार कराती है, यानी कि आँख के चिकित्सिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या हो गया? मानव के कार्मिक विकास का अध्ययन, यानी कि मानव के कार्मिक विकास का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से
कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होती है। तो वैसा कौन सी कोशिकीय घटक है जो अधिकांश जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होती है? तो केंद्रक झिल्ली जो होती है वो मौजूद नहीं होती है। तो अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं कि कोशिका के केंद्रक का वह कोशिका घटक जिसकी अधिकांश प्रकृति यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होती है, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जो केंद्रों के चारों ओर से घेरे हुए रहती है। तो दोहरी परत का एक झिल्ली होती है जो केंद्रक, वो क्या करती है, वो कौन सी होती है? वो केंद्रक झिल्ली होती है। दोहरी परत की और एक झिल्ली होती है, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहते हैं, जिसमें से बाहरी झिल्ली जो होती है सो अंतःपर्दवी जालिका से जुड़ी होती है, जिस पर राइजोसोम्स पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राइजोसोम्स किस में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? पर्दवी की जालिका से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? इसी पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका में केंद्रक की खोज जो की थी सो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब की थी? 1831 में की थी। और कोशिका का नियंत्रण जो है सो कौन होता है? केंद्र होता है। तो पूछेगा राइबोसोम कहाँ पे उपस्थित होता है? तो अंतःपर्दवी जालिका में होती है। और राइबोसोम में जो कोशिका की केंद्रक जो होती है उसका खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। तो कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया, 1831 में किया था। मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन के द्वारा किसका निर्माण होती है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यदि आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।